गबरुआ सिंह मैं टिप टॉप कर तू साला कल का शहरी लौंडा आया और कहीं से पूरे 250 चैनल HD में ले आया। मोहल्लों का हूँ गुंडा, मुस्टंडा चीपड़ मुंडा, पेशे पर मैं एक नंबर का पॉकेट मार। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़। आज स्टार दिल से में हमारे साथ एक ऐसा स्टार मौजूद है जो करेगा डायरेक्ट दिल से आपसे बात। हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं उसने अपने ताजगी और सनसनाटे अभिनय से बॉलीवुड में अलग मुकाम हासिल किया है। अपनी सभी फिल्मों में अपने रोल के साथ काफ़ी इंसाफ किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली वन दीपक डोबरियाल जी की। दीपक, हरियाणा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप एक्टर बनने की सोची तो कहाँ से आई वो सोच? देखिए, पहले तो कुछ आइडिया नहीं था। जब मेरे सारे दोस्त ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता में जा रहे थे या कोई लैंग्वेज सीख रहा था, जर्मन सीख रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं था मुझे कहाँ जाना है। मैं सिर्फ फुटबॉल खेलता था एंड बड़ी शिद्दत से खेलता था। 2 बार जोनल जीती हुई हमारी स्कूल की टीम, लेकिन आगे का फ्यूचर कुछ नहीं था। जो लोग थे उन्होंने कहा कि यार फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में जी। एंड मैं भी डर गया, मैं अकेला क्या करता, मेरी टीम बिखर गई, सब लोग अलग अलग चले गए जॉब के चक्कर में। तो मुझे उसी टाइम पे थिएटर मिला एंड मैंने सीरियसली थिएटर ज्वाइन कर दिया। तो मैं मंडी हाउस जाता था 6 साल अरविंद गौड़ के साथ और 1 साल पंडित एन के शर्मा के साथ एक्ट 1 में मैंने काम किया। तो वहाँ से फिर अचानक मुंबई जाने का कुछ नहीं था। जब थिएटर किया तो सिर्फ थिएटर गया। फिर लेकिन 2 दोस्तों के कहने पे मैं मुंबई चला गया कि चलो यार अब मुंबई चलते हैं। एंड वहाँ गया एंड 2 साल स्ट्रगल किया एंड उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ। जैसे ओमकारा जी, ओमकारा मेरी पहली रिलीज़ थी। उससे पहले मैं 2 कर चुका था, गुलाल और 71, बट वो रुकी हुई थी, थोड़ा आधा हुआ था। तो ओमकारा के बाद चीज़ें बदल गई। तो ये एक पड़ाव था जिसने ओमकारा ने मतलब पूरी ज़िंदगी बदल दी मेरी। दोस्त के कहने पे पहली बार ऑडिशन देने गए थे मकबूल के लिए? हाँ, दोस्त के कहने पे। वो तो दोस्त ने बुलाया था कि मैंने कहा कि यार वो मकान मालिक आ रहा है, कह रहा है रेंट कब दोगे, 3 दिन डिले हो चुका है। तो उसने बोला आजा। तो क्या रोल है? उसने कहा कुछ रोल कुछ खास नहीं है और लेकिन कंटिन्यूटी है, आजा यार, कमाल ही। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं कर रहा हूँ, विशाल जी के साथ है। एंड विशाल जी अच्छे कंपोज़र की तरह ही जानता था मैं उन्हें। और मकड़ी देखी थी मैंने, मकड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे लगा सेंसिबल कास्ट है, इतनी बढ़िया कास्ट है, पूरे NSD के लोग हैं, नसीर साहब, पुरी साहब, पंकज जी, इरफान भाई, पीयूष भाई, तब्बू। तो मैंने कहा कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो पूरी टीम वहाँ पे वो थी। एंड सबसे बड़ी बात ये थी उस फिल्म की कि उस फिल्म में वीडियो असिस्ट नहीं था। सब थिएटर के लोग थे। जो एक बार छप गया सो छप गया, तो आप दोबारा कोई नहीं बोल सकता था कि इसे रीटेक करो जी। और ये ग्रामर था वहाँ पे कि कोई रीटेक नहीं करेगा, जो होगा वो पहली बार होगा। अब कोई कमी छप गई तो छप गई। तो ये एक अच्छा प्रोसेस लगा मुझे। पहली फिल्म मेरी वो थी एंड करते करते मैंने सबका लर्निंग का जो प्रोसेस है वो देखा, तरीका देखा, कौन कैसे एक्सप्रेस करता है, मैं कैसे करता हूँ, क्या है क्या कमी। तो काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। विशाल भारद्वाज जी को पंकज कपूर ने आपके लिए अप्रोच किया था कि यार लड़का बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इसको कोई अच्छा रोल दिया जाए, जब ओमकारा आपको मिली? हाँ जी, हाँ जी। वो मकबूल का ही टाइम था जब मकबूल के लिए सारी दुनिया पंकज जी को पूछ रही थी, पंकज जी आपने क्या किया, और ये वो सब लोग पागल हो गए थे। उस दौरान मैं विशाल जी से एक बार मिला और विशाल जी ने बोला यार तू सुन, पंकज जी तेरे को बहुत लाइक कर रहे हैं यार, बहुत पूछ रहे हैं, तो तेरे को मिलाना अगली स्क्रीनिंग पे। तो जब भी कुछ होता था मैं कहीं और हो जाता था, फिर भूल जाते थे। फिर पंकज जी दोबारा बोला उन्होंने, यार कहाँ है वो लड़का, कहाँ है यार, उससे मिला मुझे। एंड फाइनली मैं उन्हें मिला एंड वहाँ पे उन्होंने विशाल जी को बोला, विशाल ये सिर्फ ऐसा एक्टर नहीं है, ये बहुत बढ़िया एक्टर है, ऐसे करके उन्होंने बोला। और विशाल जी के माइंड में वो बात छप गई। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो पंकज जी ने बोला कि यार अगली बार इसको एक अच्छा ब्रेक देना, एंड वो ब्रेक मिला मुझे ओमकारा में। आपके फादर ISI डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट माहौल था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का माहौल था, नौकरी का माहौल था घर के अंदर। उसके बाद आप एक फिल्म एक्टर बने। जब आपके फादर की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो सबसे उसका एम यही होता है कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही बने। हाँ जी, पहले तो ISI की फुल फॉर्म इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाला है। ये स्टैटिक्स का वो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट है। उसमें फादर जॉब करते थे एंड जहाँ जॉब करते थे उसी कैंपस में, कटवारिया सराय में, उसी कैंपस में हमारे स्टाफ क्वार्टर्स भी थे। तो वहाँ पे सब लोग आप एक दूसरे को जानते, जितने भी काम करते हैं। तो वहाँ से जब मैं थिएटर के लिए जाता था तो दाढ़ी बड़ी रहती थी। सब लोग बोलते थे यार ये क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है, इतना सुंदर लड़का है और ये वो।
तो पिताजी को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता था कि क्या दाढ़ी बना रखे, कहाँ जाते हो। तब उन्हें थिएटर का आइडिया नहीं था, थिएटर होता क्या है उस तरह से। हालांकि वो उन्होंने रामलीला वगैरह की हुई है, बट उन्हें थिएटर का आइडिया नहीं था कि इसको आप प्रोफेशन के तौर पे भी ले सकते हो। तो वो थोड़ा सा वो लगता था उन्हें लगता था कि सब जो उनके साथ के जो दोस्त हैं उनके सब लड़के नौकरी पेशे में लग गए हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा है, नौकरी की एज जा रही है। वो बहुत थोड़ा प्रेशराइज करते थे, कहाँ फंस गए हो गया यार, एक दिन का शौक था, एक दो प्ले कर लिया, हो गया, ख़त्म करो। लेकिन मेरी शिद्दत बढ़ती चली गई, अपने आप को समझने का ज़रिया मिला उस थिएटर से, तो मैं उसमें घुसता चला गया। एंड फिर फाइनली जब ओमकारा उन्होंने देखी तो उसके बाद वो सारा प्रेशर हट गया। जब आज पूरी दुनिया उन्हें ये बोलती है कि ये दीपक के पापा हैं, जो जहाँ भी जाते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं। हालांकि मुझे बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि वो किसी पार्टी में है या शादी में है तो फ़ोन घुमाते हैं और कहते हैं ले बात कर। एंड मैं पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हेलो, अरे मैं दूर का मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, अरे मैं वो मुझे भूल गया। तो ऐसे करके मेरा जो 1.5 घंटा जाता है, लेकिन वो भी एक खुशी है कि फादर इतने खुश हैं कि ठीक है, उनके लिए मैं सबसे बात करनी पड़ती है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके। तो ये एक सीन है, तो ये एक खुशी है। आपने अपनी सारी फिल्मों में के रोल के साथ काफ़ी इंसाफ किया है, और जो तारीफ मिल रही है आपकी एक्टिंग की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से। आपसे ये जानना चाहते कि कभी फादर ने रोका नहीं कि यार नहीं अब रहने दे, अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, अब तू जॉब कर, छोड़ एक्टिंग? हाँ जी, वही वो बहुत हुआ था। लेकिन मेरे एक ताऊजी हैं जिनकी मेरे फादर बहुत बात मानते हैं, वो मौसम विभाग में है। तो उनकी आवाज़ में एक संजीदगी है। उन्होंने कहा सुनो, ये हमारे गांव से, यहाँ से इकलौता बंदा है जो कुछ अलग कर रहा है, इसको करने दो, इसे मत रोको, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये कोई वो नहीं कर रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है, ये पढ़ रहा है, मतलब जो पढ़ रहा है और समझ रहा है चीज़ों को और एक्सप्रेस कर रहा है और स्ट्रीट प्लेस कर रहा है, सब चीज़ें, नाम आ रहा है इसका अखबारों में, तो क्या बुरा है इसमें। तो बस वो पिताजी के माइंड में आ गई और उसे करने दो। तो उनकी बात उन्होंने नहीं टाली, तो मुझे छूट मिल जाती थी। तो जब भी पिताजी नाराज़ होते थे तो मैं ताऊजी को घर बुला लेता, ताऊजी आ नहीं रहे हैं आप घर पे, तो वो आते थे और समझा के चले जाते थे। तो उन ताऊजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब थिएटर से जुड़े हुए हैं या अब सिर्फ फिल्मों पे ही फोकस कर रहे हैं आप? देखिए, थिएटर की 3rd बेल जो है, 2nd बेल है, 1st बेल है, वो अभी तक जहन में गूंजती है। आज भी शाम के 6 बजते हैं, मैं कहीं भी हूँ तो मुझे लगता है 3rd बेल का टाइम हो गया था, ये ऐसा था। तो शाम के 6 बजे का हमेशा बॉडी का ही पार्ट बन चुका है, मैं मानता हूँ, और 3rd बेल का टाइम हो गया। तो वो था जब पब्लिक आती थी ऑडिटोरियम में अलग अलग परफ्यूम लेके, अब बगल में खड़े और सीढ़ियों से पब्लिक निकल रही है, विंग्स में खड़े हो आप, तो ये एक परफ्यूम पता होता था आज कौन आई हैं, आज कविता जी आई हैं, तो कविता नागपाल जी का एक अलग परफ्यूम होता था, स्मिता निरुला जी का एक अलग परफ्यूम होता था। तो बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे थिएटर के क्रिटिक थे जिनको आप पहचानते थे, और एंड वो था। तो मतलब थिएटर ने बहुत हेल्प किया। लेकिन अभी जब थिएटर किया था तब सिर्फ थिएटर किया था, तब सिनेमा के बारे में, टीवी के बारे में सोचा भी नहीं था। अब मैं सिनेमा में हूँ, अभी थिएटर को बहुत शिद्दत की ज़रूरत पड़ती है जो एक अकेला बंदा नहीं दे सकता। या तो पूरी टीम बने ऐसी, जब 20 लोग इकट्ठे हो या प्ले करते हैं कुछ एक, तो हो सकता है, अदरवाइज़ अभी मुश्किल है, अभी नहीं कर सकता। जब आप स्ट्रगलिंग कर रहे थे मूवीज़ के लिए, तो आपका इंस्पिरेशनल फैक्टर कौन था जिसको आप एडमायर करते थे एक्टिंग के अंदर, सबसे ज़्यादा एक्टिंग देखा करते थे? मार्लिन ब्रांडो साहब का। एंड उनका इसलिए कि मैंने जब उनका गॉडफादर देखा, मैंने बहुत लेट देखा, सब लोग पहले देख चुके थे, मैंने कहा यार ये तो कमाल का आदमी, क्या परफॉर्मेंस की इसने, एंड मुझे भी ऐसा कुछ करना है। कि मतलब इंस्पिरेशन के तौर पे तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हीरो रहे हैं वही थे, वही आप एक्टिंग आप सीखते थे। जो धर्मेंद्र साहब ने एक्टिंग की वो भी एक्टिंग होती थी, जो संजीव कुमार साहब ने की वो भी होती, जो जितेंद्र भी कर रहे हैं वो भी एक्टिंग होती थी। ठीक है, तो हमें आइडिया नहीं था कि ये डीप वाली एक्टिंग ये होती है, अंदर उतरने वाली ये होती है, ये घुलने वाली कैरेक्टराइजेशन, नहीं, वो सब कुछ नहीं आता था। तो बस वही तरीके थे, बच्चन साहब वाली, दिलीप साहब वाली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जो पसंद आते थे, उनमें कन्हैया लाल मुझे बहुत पसंद आते थे, मुझे जॉनी वॉकर बहुत पसंद आते थे, एंड मुझे बलराज साहनी बहुत पसंद आते थे। तो सब घुल मिल के मुझे, क्योंकि फिल्म आना ही अपने आप में एक इतना एंटरटेनमेंट का साधन होता था। वो 2 बार फिल्में आती थी, एक सैटरडे को एक संडे को, बाकी मंडे से लेके वो तक तब केबल भी नहीं था ऐसे करके। तो अब कहाँ से सीखेंगे? तो वो जो भी फिल्म हम देखते थे, चाहे सिनेमा में चाहे घर पे टीवी पे 2 दिन सैटरडे संडे को, वही आपका एंटरटेनमेंट होता था, वहीं से आप एक्टिंग सीखते थे। दीपक जी, थिएटर ज़्यादा मुश्किल रहा एक्ट करने में या सिनेमा? थिएटर ज़्यादा रहा, क्योंकि
क्योंकि मैं ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ दीपक जी के थ्रू कि लोग जो सोचते हैं कि थिएटर एक पैरेलल सिनेमा की तरह उसे देखते हैं, छोटा है, लेकिन उसमें एक्टिंग करना कितना टफ है, ये दीपक जी आपको बताइए। जी जी जी, बहुत टफ है। पहले तो ये होता था, जब मैं शुरुआत में थिएटर में गया तो 5-6 महीने तो बैठे बैठे ही हो गए, चाय पिलाते पिलाते, जो भी आता था उसको चाय, हाँ ये है वो, और स्टेज पे नज़र रहती थी। मान लो किसी दिन कोई सीनियर एक्टर नहीं आया तो मैं वहाँ पे प्रॉक्सी एक्टर के तौर पे पहुँच जाता था, एंड में, ताकि और सीनियर एक्टर्स को मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो, तो मैं उनको पूरी ब्लॉकिंग देता था स्क्रिप्ट के साथ, एंड इसी बहाने मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी, कैरेक्टराइजेशन याद हो जाता था, मतलब चीज़ें समझ में आ जाती थी, और स्टेज का फियर ख़त्म होता चला जाता था। तो स्टेपनी एक्टर के तौर पे मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। एंड लेकिन जब पहले तो ऐसा होता था कि जो सीनियर्स ने रोल किए थे वो करता था। एक टाइम ऐसा है जब मुझे एक ऐसा रोल मिला जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो पहली बार मेरे पास आया, तो मैं डर गया, यार ये तो कहीं देखा ही नहीं, ये मैं खुद करूँगा, कैसे करूँगा, अभी तक तो जो रोल किए थे वो कोई और करता था पहले, बट ये तो मेरे पास अकेला है, कैसे करूँगा। एंड बस जब वो किया, उसके ज़रिए जब लोगों ने सराहा एंड ऑटोग्राफ लिए, तो मैं बस कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। थिएटर के लोगों के साथ आपने काफ़ी किया, इरफान खान साहब की बात करें, ओमपुरी साहब की बात करें, एनएसडी के से जुड़े रहे हैं, थिएटर करते रहे हैं, जब आप उनके साथ उनकी स्क्रीन शेयर की तो क्या सीखने को मिला, कि कैसा अनुभव रहा आपका उन दोनों के साथ काम करके? ये सब एक्टरों ये इरफान खान साहब थे, ये थिएटर से जुड़े रहे हैं, एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं, ओमपुरी साहब के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों के साथ काम करके? क्योंकि आप भी थिएटर से जुड़े रहे हैं, ये लोग भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, और जब आपको एक थिएटर का बंदा मिलता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ अब कोई है। देखिए, पहली अप्रोच तो यही होती है इरफान भाई के साथ या पुरी साहब के साथ या नसीर साहब के साथ, कि आप पहले से ही माने हुए, क्योंकि आपने बचपन से देखा है उन्हें। जब आप बचपन से देख रहे हो तो आपके सीनियर ही रहते हैं, बस उसमें ये रहता है कि अब इनको भी कुछ इंप्रेस करके दिखाते हैं कि हम भी क्या क्या सीखते हैं, मतलब ऐसे करके। तो थोड़ी सी तड़ी होती है जो उनके सामने एक्ट करते हैं आप उस कैरेक्टर में रह के, और जब एक्ट करते हैं तो मतलब यही सीखा है कि इरफान भाई भी नसीर साहब के जूनियर हैं, लेकिन मकबूल में वो उन्हें थ्रेट देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई कोताही नहीं होती, वो किरदार वो है। तो मैं ये चीज़ें सीखा मकबूल के दौरान कि बॉस किरदार है मेरा, तो इस किरदार की जो औकात है ये उसी में रहेगा। ये कुछ भी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अगर कोई रोल के हिसाब से, उस किरदार के हिसाब से। मैंने यही सोचा है कि उस किरदार को तवज्जो दी जाए बनिस्बत अपने पर्सनल ईगो को, या कौन क्या है वो नहीं। समझो, लोगों को समझो। थोड़ा डर भी लगता है कई एक्टर से, बट आप बैठे रहते हो, ओके ठीक है, लेकिन जब आप अपने किरदार में घुसते हो तब सारे चीज़ें हट जाती है, तब आप मक्खन की तरह निकलते हो जाते हो हर जगह, तब किसी से डर नहीं लगता। दीपक जी, अगर आप एक्टर ना होते तो आज क्या होते? सच बताऊं तो अगर एक चीज़ होती है कि मैं बनना क्या चाहता, अगर तो मैं फुटबॉलर बनना चाह रहा था, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा था, लेकिन अगर एक्टर नहीं होता तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होता, या स्टेनोटाइपिस्ट होता, या ज़ाहिर किसी का पीए होता, या वन विभाग में होता, शायद गढ़वाल में, या हाँ, या लाइब्रेरियन होता, कुछ इस तरह का होता। ये वाले जॉब गवर्नमेंट जॉब में, हाँ, गवर्नमेंट पढ़ाई में उतना अव्वल नहीं था, पहले था, बट बाद में वो हो गया, मनी हट गया पढ़ाई से, तो वो था। तो गवर्नमेंट जॉब में होता, जो मतलब सरकारी नौकरी मिलती है हर महीने की, उसमें होता किसी में। तब फिर मतलब थिएटर ने रिस्क लेने का मादा पैदा किया है कि आप कुछ हर दिन अलग कर सकते हो, हर महीने एक ही पेमेंट नहीं चाहिए, हो सकता है 4 महीने कुछ भी ना हो, लेकिन एक ही दिन में 50 लाख भी आ सकता है, ये भी है। तो ये तो रिस्क लेने का मादा थिएटर ने दिया है। दीपक जी की वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी दीपक से उनके दिल की बातें। गबरुआ सिंह मैं टिप टॉप कर तू, साला कल का शहरी लौंडा आया और कहीं से पूरे 250 चैनल एचडी में ले आया। मोहल्लों का हूँ गुंडा, मुस्टंडा चीपड़ मुंडा, देश भर में 1 नंबर का पॉकेट मार। उन लोगों को भी चौंकाऊंगा जो ऐसे बोलते हैं। मेरा ये मन करता है, कई बार गुस्से में मन करता है कि कांट प्ले माचो रोल और ये सब ऐसे वैसे, वो भी कर सकता हूँ, वो बच्चों वाला खेल लगता है मुझे, ठीक है, कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ ना माने, वो जब मैं करके दिखाऊँ तभी माने।